क्वांटम नंबर्स। इससे पहले हमने शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा था। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में हमें ऑर्बिटल के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि ऑर्बिटल क्या होता है। इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी जहां भी होती है उसी को हम ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की, कि क्वांटम नंबर्स क्या होता है। एक्चुअल में जब एटम्स की बात की जाती है तो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मिल सकता है। इलेक्ट्रॉन मिलता है ऑर्बिट के अंदर, और ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होता है ऑर्बिटल, और वहां पर हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो अगर जैसे मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात करूं, मैं सोडियम एटम के इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो सोडियम के एटम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब उन 11 इलेक्ट्रॉन्स में से मैं कौन से पर्टिकुलरली कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो वो हम कैसे बताएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक एड्रेस तैयार करेंगे। एड्रेस तैयार करने का मतलब क्या है, जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है उसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताएंगे। अगर हम उस इलेक्ट्रॉन के एड्रेस की तैयार कर लें, प्रिपेयर कर लें, तो अगर उस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता दिया जाए तो हम पर्टिकुलर उस इलेक्ट्रॉन तक पहुंच सकते हैं कि हम इन 11 इलेक्ट्रॉन में से सिर्फ इसी इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं। तो वही क्वांटम नंबर है हमारे पास। ठीक है, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो क्वांटम नंबर की, quantum number, a large number of orbitals are possible in an atom. These orbitals are addressed by a set of number as quantum numbers. कहने का मतलब ये है कि किसी भी एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल्स या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। हम उनमें से पर्टिकुलरली कौन से ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, उस एड्रेस को हम कुछ नंबर से डिनोट करके बताएंगे, और उस सेट ऑफ नंबर्स को ही हम क्या बोलेंगे, क्वांटम नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, ये क्वांटम नंबर्स होते हैं हमारे पास 4 टाइप के। पहला है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखो ये क्वांटम नंबर एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि क्वांटम नंबर किस तरीके से होते हैं। एक बार तुम लोगों ने पढ़ ही रखा होगा ये, फिर भी मैं थोड़ा सा इसे बता देता हूं। देखो जैसे अगर हम बात करें हमारे घर की, या हम हमारे रूम के अंदर बैठे हुए हैं, तो हम तक अगर कोई भी चीज पहुंचानी है, कोई भी जैसे पार्सल पहुंचाना है, तो हम तक कैसे पहुंचाएंगे। सबसे पहले वो होता है हमारे पास, जैसे कोई भी सिटी है, हम अभी सिटी में रह रहे हैं, जैसे एग्जांपल हम सूरत में रह रहे हैं, तो सूरत के अंदर हमारे पास कोई ना कोई सोसाइटी होगी। ठीक है, उस सोसाइटी में हमारे पास, जैसे ही हम सोसाइटी में एंटर होंगे, तो सोसाइटी के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारा मकान नंबर आएगा। ठीक है, तो उसे हम बोल सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी है हाउस नंबर आया, उस हाउस नंबर में भी जैसे हम हाउस तक पहुंचे, सबसे पहले हम कहां पहुंचे, सोसाइटी तक। सोसाइटी में हम पहुंचे हाउस नंबर तक। जब उस हाउस में जाएंगे तो उसके अंदर भी 1 रूम, 3 रूम, 5 रूम हो सकते हैं। 1 BHK फ्लैट हो सकता है, 2 BHK फ्लैट हो सकता है, 3 BHK फ्लैट हो सकता है। तो उस हाउस में भी क्या होंगे, नंबर ऑफ रूम्स होंगे। उन रूम्स में हम कहाँ बैठे हुए हैं, मतलब रूम नंबर 1 में बैठा हुआ हूँ, रूम नंबर 2 में, या रूम नंबर 3 में। तो अगर हमें ये पर्टिकुलर एड्रेस हमें पता है, तो हम पर्टिकुलर जहां पर भी हमें जाना है इलेक्ट्रॉन तक, या फिर जहां हम बैठे हुए हैं वहां तक हम पहुंच सकते हैं। लाइक एग्जांपल दिया जैसे मैंने, हम एड्रेस क्या है हमारे घर का, जहां पर मैं बैठा हुआ हूँ वहां का एड्रेस क्या है। हम सबसे पहले सोसाइटी में जाएंगे, सोसाइटी के बाद हम मकान में जाएंगे, मकान के बाद किसी भी रूम में जाएंगे, और रूम में पहुंचने के बाद हम मुझ तक पहुंचा जा सकता है, हम तक पहुंचा जा सकता है। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए हमने इसी टाइप का एक एड्रेस तैयार किया है। ये इसी टाइप का एड्रेस, मतलब जैसे सोसाइटी है तो सोसाइटी को हम डिनोट करेंगे एन से, जिसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाउस नंबर को हम बोलेंगे एल, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। नंबर ऑफ रूम्स को हम बोलेंगे एम, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसके अंदर जब हम पहुंच जाएंगे उसे हम बोलेंगे एस, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं इसे, ये डिटेल में जो मैंने बताया है ये क्या बताया है। जैसे हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे हमें इजीली समझ में आता जाएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, मतलब कि एन के बारे में। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसे डिनोट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोट करता है किसी भी एटम के अंदर कौन से ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं। तो ये किसे डिनोट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट को डिनोट करता है। इसे स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशंस पढ़ो, देखो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वांटम नंबर एज इट डिटरमाइन द साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, इट इज डिनोटेड बाय एन। जैसा मैंने बताया कि एन जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, एन डिनोट कर रहा है किसी भी ऑर्बिट के बारे में।
और अगर हमें ऑर्बिट पता लगा, मतलब 1 2 3 4 कौन से ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि साइज मतलब रेडियस, रेडियस से साइज निकाला जा सकता है। तो इसका जो रेडियस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। तो अगर हमें एन पता है तो हम उसका साइज बता सकते हैं। अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी के फॉर्मूले में भी एन आता है, मतलब ये जो एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये साइज को भी डिनोट करता है और एनर्जी को भी डिनोट करता है, ठीक है। अब हम एन की वैल्यूज की बात करें तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन कोई भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है जीरो को छोड़ के, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 ये कहीं तक भी आगे तक इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, किसी भी शेल के अंदर या किसी भी ऑर्बिट के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ सकता है, वो उसका फॉर्मूला हमारे पास 2n² है, ठीक है। यहाँ पर देखो एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे n की वैल्यू अगर हमें गिवन है 1, तो हम इसे कौन सा शेल बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे k। अगर n की वैल्यू 2 तो इसे हम बोलेंगे l, n की वैल्यू 3 तो m, 4 तो n, ऐसे आगे कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, 2n²। अब 2n² से कैसे, तो फर्स्ट में यहाँ n की वैल्यू रख दोगे 1, तो जब हम n की वैल्यू रखेंगे 1 तो ये आएगा 2n², मतलब टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2। सेकंड ऑर्बिट की अगर बात करें तो सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 का स्क्वायर लगा दिया यहाँ पर, तो 2 स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए 8। थर्ड की बात करें तो इसी तरीके से थर्ड में हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर होता है 9 एंड 9 2 जा 18। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको डिनोट कर रहा है। जैसे हमारे पास ये कोई भी एटम है, तो ये जो वैल्यूज हैं हमारे पास, ये वैल्यूज मतलब n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, इन्हीं ऑर्बिट को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोट करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे L से भी डिनोट किया जाता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब देखो एक बार हम सोसाइटी में पहुंच गए, तो सोसाइटी में हमें हाउस नंबर पता होना चाहिए कि उसका मकान नंबर क्या है, हाउस नंबर या हाउस नेम जो भी होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम पॉइंट में आगे बढ़ते चलते हैं, धीरे धीरे आराम से समझ में आता जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडरी और सेकेंडरी क्वांटम नंबर। इसे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोल सकते हैं और सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, और एजीमुथल क्वांटम नंबर इसका सबसे मेन नाम है। अगर हम इसे डिनोट करते हैं तो सबसे पहले एजीमुथल क्वांटम नंबर से इसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये क्या डिनोट करता है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द एंगुलर मोमेंटम। ये क्वांटम नंबर एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करता है, फॉर्मूला आएगा हमारे पास आगे इसका, एंड डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 3 डायमेंशनल शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे, वो हम अभी थर्ड पॉइंट में बात करेंगे। थर्ड पॉइंट है देखो इसका, द वैल्यू ऑफ एल गिव्स द सबशेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड। मतलब एक बार जब हम ऑर्बिट के अंदर चले जाते हैं, तो उस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में प्रेजेंट है वो हमें एल बताता है। अगर एल की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब वो क्या होगा, एस सब शेल में होगा। एल की वैल्यू 1 है तो वो पी में, एल की वैल्यू 2 है तो डी में, 3 है तो एफ में, और आगे इसी तरीके से कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो हमें जो याद रखनी है मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट है वो हमें यही याद रखनी है। 0 1 2 3 के लिए कौन कौन से सबशेल प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, एस पी डी एफ। अब सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, इट डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल। मतलब 3 डायमेंशनल 3D के अंदर ऑर्बिट की शेप डिफाइन करता है। जैसे अगर हमें L की वैल्यू मिली है 0, तो ये डिफाइन करेगा कि इस सबशेल का साइज कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। इसकी जो शेप होगी 3D के अंदर वो स्फेरिकल होगी, हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि L इक्वल टू 0 क्या होता है, S। अगर हमें L इक्वल टू 1 दिया, इसका मतलब ये कौन सा शेप है, P। तो इसका जो इस कौन सा सबशेल है, P, तो इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, वो डम्बेल टाइप का शेप होगा। तो ये क्या कर रहा है, ये 3D के अंदर इसकी शेप को ही डिफाइन करता है, ठीक है। अब है इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सॉरी फोर्थ पॉइंट। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, L कैन हैव वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू n-1। अगर हमें n की वैल्यू गिवन है, तो L की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, वो पॉसिबल वैल्यूज कहां से कहां तक होंगी, वो पॉसिबल वैल्यूज होंगी हमारे पास 0 से n-1 तक, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमें n
तो यहाँ जो L होगा वो L होगा 0 एंड 1, ठीक है। 0 से स्टार्ट किया और n-1 मतलब 2-1 1 तक हम यहाँ पर गए, तो हमारे पास यहाँ से इस तरीके से L की वैल्यू मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ L इक्वल टू n। टोटल नंबर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि यहाँ से हमें कितनी वैल्यू मिली L की, यहाँ से हमें 2 वैल्यू मिली है 0 एंड 1, मतलब अगर इनको काउंट करेंगे तो काउंट करने पर वो n के बराबर आएगा, और L की अगर रेंज की बात करेंगे तो रेंज होगा 0 से और n-1 तक, ठीक है। ऑर्बिटल्स के नाम जैसे मैंने बताया यहाँ पर एसपीडीएफ जो इंपॉर्टेंट है, वो एसपीडीएफ नाम क्यों रखे गए हैं, तो वो लिखा हुआ है देखो यहाँ पर। एस जो लिया गया है वो लिया गया है इलेक्ट्रोस्कोपिक से, पी लिया गया है प्रिंसिपल से, डी लिया गया है डिफ्यूज से, और एफ लिया गया है फंडामेंटल से। ये इनकी फुल फॉर्म है। इनके जो फर्स्ट लेटर लिए गए हैं उन फर्स्ट लेटर से ही इनके ऑर्बिटल्स के नाम रखे गए हैं। अब जैसा हमने सेकंड पॉइंट में ही पढ़ लिया था कि क्वांटम नंबर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करता है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसका फॉर्मूला है √L+1 h/2π। तो यहाँ पर L डिफाइन कर रहा है, L क्या है यहाँ पर, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है। अब अगर हमें n की गिवन वैल्यूज हैं तो L कौन कौन से पॉसिबल है और क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो हम इस टेबल से देख सकते हैं। इस टेबल पर ध्यान देना। जैसे अगर हमें वैल्यू गिवन है n की, n इक्वल टू 1, ठीक है, तो L क्या पॉसिबल होगा, L ओनली 0, क्योंकि पॉसिबल वैल्यू क्या है 0 से n-1 तक ना, तो 0 से n-1 तक क्या हुआ, n ओनली। अब n है हमारे पास 1 और 0 है, तो 0 से कौन सा सबशेल बनता है, ऊपर टेबल में बताया हुआ है 0 से बनता है हमारे पास s, तो ये कौन सा सबशेल होगा, ये 1s सबशेल होगा, ठीक है। अगर हम n की बात करें n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 के लिए L की पॉसिबल वैल्यू 0 एंड 1, ठीक है। अब 0 का मतलब तो हुआ s और 1 का मतलब हुआ p। इसका मतलब यहाँ पर कौन कौन से दो टाइप के ऑर्बिट बन सकते हैं, 2s एंड 2p। तो देखो अगर n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 2 के लिए 0 एंड 1 दोनों डिफाइन की गई है फॉर n इक्वल टू 2, इसके लिए 2s और 2p, ठीक है। अगर हम बात करें 3 के लिए तो n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3 के लिए वैल्यू कहां से कहां तक पॉसिबल होगी, 0 1 एंड 2 तक। तो n इक्वल टू 3 के लिए तीन वैल्यूज यहाँ पर देखो दी गई हैं 0 1 एंड 2। तो 0 1 एंड 2 के लिए हमने यहाँ पर ऑर्बिट लगा दिए 3s 3p एंड 3d। n इक्वल टू 4 के लिए अगर हम बात करें तो n इक्वल टू 4 के लिए जो l की वैल्यू होगी वो होगी 0 1 2 एंड 3। तो l इक्वल टू 4 के लिए 0 1 2 एंड 3। तो ऑर्बिट कहां से कहां तक हो गए हमारे पास, s से और f तक, 4s 4p 4d एंड 4f, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि सेकंड ऑर्बिट में टोटल 2 ही सबशेल क्यों होता है, या फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल एक ही सबशेल क्यों होता है। तो इसका रीजन अब हमें समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं मतलब n इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर l इक्वल टू क्या हो सकता है, ओनली 0। तो यहाँ पर ओनली 1s ही पॉसिबल हो सकता है। 1p की बात करें तो 1p पॉसिबल यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि p के लिए चाहिए वैल्यू 1 और वो n इक्वल टू 1 में मिल नहीं सकती। n इक्वल टू 2 की बात करें तो n इक्वल टू 2 मतलब l इक्वल टू 0 एंड 1, तो यहाँ पर ओनली 2s एंड 2p पॉसिबल है, 2d यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर l की वैल्यू 2 तक नहीं जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछे जा सकते हैं। तो आई होप ये l समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे पास थर्ड क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तरफ। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक बार हम ऑर्बिट के अंदर चले गए, ऑर्बिट के अंदर हम सब शेल में चले गए। अब सब शेल के बाद नंबर आता है ऑर्बिटल का, ठीक है। तो वो ऑर्बिटल के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है वो देता है हमें ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखते हैं आगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स विद रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। दीज डिफरेंट ओरिएंटेशंस आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। जैसे कोई भी हमारे पास सबशेल है, वो सबशेल किस ओरिएंटेशन में फैला हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं। लाइक एग्जांपल, जैसे अगर मैं p के बारे में बात कर रहा हूं तो p के बारे में हम शेप पढ़ चुके हैं, तीन टाइप के होते हैं, px py और pz। तो ये जो p है, ये p तो है सबशेल, ठीक है। अब ये किस ओरिएंटेशन में फैला हुआ है, मतलब ये x एक्सिस पर है, ये y एक्सिस पर है, या ये z एक्सिस पर है, ठीक है। ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है। तो ये px py और pz क्या है हमारे पास, ये ऑर्बिटल है।
तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफाइन करता है कि जिस सबशेल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो 3D के अंदर कहाँ फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास द पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। यहाँ पर देखो ml से भी डिनोट कर सकते हैं और हम m से भी डिनोट कर सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। इसकी जो रेंज होती है वो रेंज है -L टू +L, -L से +L तक, थ्रू जीरो, जीरो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, जैसे देखो अगर हमें L की वैल्यू गिवन है, L इक्वल टू अगर हमें 2 गिवन है, L इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ? कौन सा सबशेल हुआ? ये D सबशेल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर M की जो वैल्यू होंगी वो होगी -2 से +2 तक, मतलब -2, -1, 0 एंड +1 एंड +2, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर इंक्लूडेड होंगी। तो यही लिखा हुआ है -L से +L तक। अच्छा, टोटल वैल्यूज अगर काउंट करें तो टोटल वैल्यूज है यहाँ पर 5, -2 से इनको काउंट करो, -2, -1, 0, +1, +2, टोटल वैल्यूज है यहाँ पर ये 5। तो टोटल वैल्यू ऑफ m क्या हो जाएगी हमारे पास? 2l + 1, 2l + 1, यहाँ काउंट करके देखो ये क्या है, 2l + 1 बनता है, बिल्कुल बनता है। l की वैल्यू रख के देखो यहाँ पर 2, तो ये 5 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल मैंने समझाया उसी तरीके से एग्जाम्पल है यहाँ पर। फॉर l इक्वल टू 0, मतलब s सब शेल की बात कर रहे हैं, तो m कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? ओनली -L से +L, मतलब 0 पर ही रहेगा। तो इसका मतलब इसके पास एक ऑर्बिटल है, 0 मतलब टोटल वैल्यू कितने आई? 1, तो जितनी टोटल वैल्यू होंगी उसके पास उतने ही ऑर्बिटल वहां पर अवेलेबल होंगे। L इक्वल टू 1 की अगर बात करें तो P सबशेल होगा, इसके पास टोटल वैल्यूज कितनी है? -1, 0, +1, मतलब टोटल 3 वैल्यूज आई, तो इसका मतलब कितने ऑर्बिटल होंगे इसके पास? 3, जो कि हम बात कर चुके हैं, Px, Py और Pz। एक एग्जांपल और दिया मैंने, जैसे L इक्वल टू 2, 2 का मतलब टोटल वैल्यूज कितने हैं यहाँ पर? 5, 5 वैल्यूज आई, इसका मतलब इसके अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे? इसके अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, मतलब D के अंदर टोटल कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल। पढ़ चुके हैं हम लोग कौन कौन से होते हैं? dxy, dyz, dzx, dx2y2 एंड dz2, ये 5 टाइप के होते हैं। उसी तरीके से F के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। हर एक ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं मैक्सिमम। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम यहाँ पर? सिर्फ 2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सॉरी, s ऑर्बिटल में टोटल कितना ओरिएंटेशन है? 1, तो मतलब इसमें ओनली 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, अगर p की बात करें तो p में टोटल कितना पार्ट है? देखो p में है हमारे पास टोटल 3, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं इसमें? टोटल कर सकते हैं हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन फिल। ठीक है, s के अंदर 2, हाँ यहाँ लिख लेते हैं, s के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। d में टोटल 5 ऑर्बिटल हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। f में टोटल 7 ऑर्बिटल हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को s से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, देखो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में प्रेजेंट रह के न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, लेकिन वो अपने खुद के एक्सिस के चारों तरफ भी वो रोटेट करता है। जैसे अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है और अपने एक्सिस के अराउंड भी वो रोटेट करती है। उसी तरीके से बिल्कुल इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ भी चक्कर लगाता है और अपने एक्सिस के अराउंड भी वो रोटेट करता है। अब ये रोटेशन या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो इस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को ही हम स्पिन क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू को क्या डिनोट किया गया है? उसकी वैल्यू को +½ या -½ से डिनोट किया गया है। हम यहाँ पर बोल नहीं सकते कि +½ वाला क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा कोई डेफिनेशन यहाँ पर नहीं है। हाँ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर क्लॉकवाइज वाला +½ है तो -½ एंटी क्लॉकवाइज वाला होगा, अगर +½ एंटी क्लॉकवाइज वाला है तो -½ क्लॉकवाइज वाला होगा। ठीक है, तो ये स्पिन क्वांटम नंबर है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी वहां से प्रोड्यूस करेगा। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होंगी, और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे हैं वो हम बात करते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है,
अच्छा, हम ऐसा सोचते हैं, चलो एक सिंबल बना लेते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम इस एरो से डिनोट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को हम डाउन एरो से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो क्लॉकवाइज होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होंगे। इसका मतलब दोनों अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे और वो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करके क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ऑड नंबर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या फिर बोल दे कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जैसे अगर 3 इलेक्ट्रॉन है और वो तीनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो इन तीनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इन तीनों का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो एडिशन हो जाएगा और हमारे पास कुछ ना कुछ रिजल्टेंट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। तो अब इसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से हम समझते हैं, यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है वो देखो, अगर if all the electrons of atoms or molecules are paired they behave as diamagnetic substance। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है, पेयर्ड का मतलब कि अगर एक क्लॉकवाइज में है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में होगा, तो ये एक दूसरे की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैंसिल करेंगे, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी मॉलिक्यूल या एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह जाता है, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये हमें याद रखना है, डायमैग्नेटिक मतलब उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने चाहिए और पैरामैग्नेटिक मतलब उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो देखो, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला गिवन है हमें यहाँ पर, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू √n+2 म्यू बी मतलब यहाँ पर बोर मैग्नेटो है जो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट है यहाँ पर बोर मैग्नेटो, n है यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो अगर हमारे पास किसी भी एटम के अंदर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब n इक्वल टू 2 है, तो उसका जो म्यू बी होगा, बोर मैग्नेटो होगा, वो कितना होगा, 2 × 2+2, √8। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बोर मैग्नेट, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं आगे। देखो ये समझ में आ गया होगा, चारों डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अब हमें जो करना है, अब हमें इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस करना है, तो क्वेश्चन से थोड़ा हमें समझ में आ पाएगा।